Today I'll start thermochemistry and thermodynamics. In fact, नेक्स्ट वीक हम मतलब 3 पैरेलल टॉपिक एक साथ चला सकते हैं। तो गैसियस स्टेट का तो एक लेक्चर में हमको डिस्कशन का फिनिशिंग करना ही है, वो हम कर देंगे। DPS3 हमको डिस्कस करनी है। और अभी से मैं थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स इसलिए स्टार्ट कर देता हूं बिकॉज आई हैव गॉट 3 आवर्स। 3 आवर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने में ज्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। और जब मेरा 1 सवा या 1.5 घंटे का लेक्चर होगा तब मैं उस गैसियस स्टेट का डिस्कशन करवा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसी के साथ मुझे आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी कराना है, पर पहले मैं यह चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री मैं यह टॉपिक स्टार्ट कराता हूं। इनफैक्ट शायद 11th क्लास में पढ़ा जाने वाला सबसे लंबा चैप्टर होता है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इन द सेंस IIT JEE में ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता, AIEEE में या किसी भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कोई पेपर कभी हो ही नहीं सकता जिसमें थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पर से सवाल ना पूछा गया हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर पर से सवाल हमेशा पूछा जाता है, और कभी एक ऑब्जेक्टिव या कभी 2 ऑब्जेक्टिव। इस वजह से IUSU से इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। डायरेक्टली इस चैप्टर पर से तो आपको ढेर सारे सवाल देखने को मिल ही रहे हैं, इसके अलावा भी इस चैप्टर का एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में काफी अधिक होता है। इस चैप्टर के जो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स है, आगे जाके फिजिकल के ऐसे 5 चैप्टर्स पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे 5 चैप्टर्स पढ़ोगे जहां थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट और फंडामेंटल्स अप्लाई हो रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट और फंडामेंटल अच्छे बने हुए हैं, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहे हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट और फंडामेंटल्स बने हुए नहीं है, तो उस समय फिर आपको एक और बात बताना पड़ेगी। मतलब यह चैप्टर एक फाउंडेशन चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जिसका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जाता है और दूसरे चैप्टर्स में भी इसका एप्लीकेशन होता है। नॉट ओनली दैट, इस जगह पर हम थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कुछ सिमिलर टाइप के कंसेप्ट, कुछ सिमिलर टाइप के फंडामेंटल्स हम फिजिक्स में भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय समझते हैं। वहां पर हम इसी चैप्टर का एक फिजिक्स वाले एस्पेक्ट को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। तो यह चैप्टर एक तरीके से मल्टीपल तरीके से दिखाई देता है, अलग अलग समय पर पढ़ा जाता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो इसका काफी अधिक है ही। इस वजह से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को सही समय पर बना लेना और दिमाग में अंदर तक गहराई तक इनको उतार लेना, ये बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू कि डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इनफैक्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ये कभी डिफिकल्ट कहलाता ही नहीं। बस आवश्यकता होती है बड़े ध्यान से लेक्चर्स को सुनने की, समझने की,
और लेक्चर्स को सुनने समझने के बाद दिए गए स्टडी मटेरियल को स्वयं से करने की। यदि यह चीज कर ली जाए तो केमिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद एग्जामिनेशन में कोई सवाल आ रहा है और आप नहीं कर पा रहे। फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि कोई चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह से सुना है, समझा है, सीखा है, प्रैक्टिस भी करा है, और एग्जामिनेशन में सवाल आया मगर आप उसे नहीं कर पाए, आप उसका कंसेप्ट और फंडामेंटल ही डेवलप नहीं कर पाए। मगर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को आप मुझसे सुन रहे हो, बहुत अच्छी तरह समझ ले रहे हो, आपको वह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप उसके सवालों को भी कंफर्टेबली कर पाओगे। दिस इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, लेट मी टेल सम बेसिक्स अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमारा मेजर कंसर्न क्या है? It's a Greek word for heat. Therm, it's a Greek word for heat. And dynamics stand for motion or movement. Dynamics stand for motion or movement. When we read thermodynamics, when we say thermodynamics, the term thermodynamics stands for the motion of heat. The term thermodynamics stands for the study of the motion of heat or the movement of heat. In this chapter, we'll study how heat moves. जैसे जब हम आग लगाते हैं, when we burn anything, heat is liberated. वहां उस सिस्टम से हीट लिबरेट होती है। जब आइस मेल्ट होता है, उस मेल्टिंग फिनोमेना के दौरान आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। When water boils, in order to boil that water, you give it some heat. आप स्टोव के ऊपर वेसल रख देते हो, उसमें पानी भर देते हो और आप स्टोव जला देते हो और पानी बॉईल करने लगता है। हम कहते हैं स्टोव से गैस या फ्यूल बर्न हो रहा है, उससे हीट लिबरेट हो रही है और उससे लिबरेट की गई हीट वाटर में एब्जॉर्ब हो रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर बॉईल हो रहा है। Here we are observing exchange of heat, the movement of heat from one system to another system. इसी चीज को हम बड़े डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन व्हाट मैनर द हीट मूव्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक तो एक बहुत वास्ट यूनिट है। इसमें तो अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं। कौन हीट देगा, कौन हीट लेगा, कितनी हीट देगा, कितनी हीट लेगा, कैसे हीट देगा, कैसे हीट लेगा, वो हीट कैसे ट्रैवल करेगी, उस हीट की ट्रैवल करने से क्या इफेक्ट होएगा। देयर वुड बी नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इस थर्मोडायनेमिक्स में 5 अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे और उन 5 अलग अलग चैप्टर्स में हम 5 अलग अलग एस्पेक्ट को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बट while studying physical chemistry, केमिस्ट्री में जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, here we will focus ourselves to
the single aspect of thermodynamics, and that is thermochemistry. Thermochemistry means the thermodynamic aspect of any chemical reaction or thermodynamic change that takes place during any chemical reaction. This term thermochemistry stands for thermodynamic aspect of any chemical reaction. Thermodynamic aspect of chemical reaction or chemical change. दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक थर्मोडायनामिक चेंज. ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेरीज. मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर or transformation of water into steam. That is a physical change. Or the dissolution phenomena of NaCl. When NaCl gets dissolved in water, there is a simple physical change in the state of NaCl. From solid state, it gets converted into aqueous state. While chemical change means any change during which there is some change in chemical bonding. Atoms, particles, उनके बीच में जो chemical bond है, उसमें जब परिवर्तन आ जाए, उसमें जब change आ जाए, तो उसको हम chemical change कहते हैं. And during that chemical change, what is the change or the transformation or the exchange of heat? That is termed as thermodynamic aspect of chemical change. That would be dealt in this chapter, thermochemistry. सबसे पहले हम यह समझ जाए कि थर्मोडायनामिक एक वास्ट यूनिट है. हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले थर्मोडायनामिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे. क्योंकि जब तक हमें थर्मोडायनामिक्स के वह बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे, तब तक हम थर्मोकेमिस्ट्री सीख नहीं पाएंगे. क्योंकि हर बार थर्मोकेमिस्ट्री में हम उन टर्म्स को इस्तेमाल करते रहेंगे. तो सबसे पहले इस चैप्टर को सिखाते समय मैं आपको थर्मोडायनामिक्स कुछ समय तक पढ़ाऊंगा. इनफैक्ट आज का पूरा दिन शायद हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स में देंगे. और जब हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरह से सीख समझ लेंगे, फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री पर ध्यान देने लगेंगे. और वंस अगेन यह पूरा चैप्टर इनिशियली आपको थियोरेटिकल ज्यादा लगेगा. थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय हम पूरी तरह से थियोरेटिकल रहेंगे. इसमें इस समय पर हम कोई खास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे. थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम फिजिक्स में हीट पढ़ते समय करते हैं. मगर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय यह चैप्टर पूरी तरह से एप्लीकेशन ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हो जाएगा. उस समय फिर जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हो कीजिएगा. मैं आपको निश्चित स्टडी मटेरियल साथ साथ में दूंगा, शीट्स दूंगा, जिनको आपको साथ साथ में करना हो. So let's start with the concept of thermodynamics.
देखिए, द फर्स्ट एंड द foremost term that I'll introduce is the system. It's the most frequently used term in the chapter. इस चैप्टर में हम सबसे अधिक इस्तेमाल शायद इसी टर्म का करेंगे, सिस्टम. एवरी नाउ एंड देन will pronounce this word. System is a very versatile word. ये कई जगहों पर इस्तेमाल होता है. हम कहते हैं सोलार सिस्टम, हम कहते हैं म्यूजिक सिस्टम. इस समय हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑडियो विजुअल सिस्टम. हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. हम कहते हैं यहां का तो सिस्टम ही खराब है. सिस्टम शब्द को जगह जगह पर अलग अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करा जाता है. जब हम सोलार सिस्टम बोलते हैं, देयर वी रेफर टू द फैमिली ऑफ सन. All the members which are associated with sun, which are under the gravitational pull of sun, that is the meaning of solar system. जब हम कहते हैं this audio visual system, here we are referring to all those components which are helping or assisting us to communicate in terms of visual, in terms of audio. वो सारी चीजें जो मुझे आपके साथ में जोड़ देती है, आपको मेरे साथ में जोड़ देती है, वो सारी चीज हमारे इस ऑडियो विजुअल सिस्टम में आ गई. जब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इट मीन्स all those peoples, all those blocks which run the administration of a town or of a corporation, of a city or of the country. In thermodynamics as well, almost in all the problems, while explaining each and every concept and fundamental, I'll use the term system. And whenever I utter this word, I am simply referring to that space, to that volume, to that matter whose thermodynamics I wish to study. जब भी मैं सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो मैं किसी ना किसी स्पेस की, किसी ना किसी वॉल्यूम की, किसी ना किसी मैटर की बात करता रहूंगा जिसका हीट ट्रांसफर मैं समझना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम में बी दिस चॉक. यदि मैं इस चॉक का हीट एक्सचेंज स्टडी करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा द सिस्टम इज दिस चॉक. अवर सिस्टम में बी द एयर इन दिस रूम. आप जहां पर बैठे हैं उस जगह पर सारी जो एयर है, दैट मे बी माई सिस्टम. यदि मैं उसका हीट एक्सचेंज स्टडी करना चाहता हूं. अवर सिस्टम में भी वाटर फिल्ड एनी बॉटल. किसी बॉटल में भरा हुआ पानी, यदि मैं उसका हीट एक्सचेंज स्टडी करना चाहता हूं तो वो मेरा वो सिस्टम हो सकता है. मान लीजिए मैं फ्रिज से एक बॉटल लेकर आया, मैंने क्लासरूम में रख दी, बिल्कुल ठंडा पानी है और मैं चाहता हूं कि भाई दिन भर उसको पीता रहूं. फ्रिज से जब मैं बॉटल लेकर आया तब बड़ा ठंडा पानी था, 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी था. कमरे के अंदर पड़ा पड़ा वो गर्म हो रहा है. जब वो गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई विश टू स्टडी कि भाई जब वो गर्म हुआ तो उसने कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, किस तरह से वो गर्म हुआ होगा, क्या इनिशियल टेम्परेचर था, क्या फाइनल टेम्परेचर था, उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, कैसे एब्जॉर्ब करी, हीट के एब्जॉर्ब करने से वहां क्या असर पड़ा. ऑल दिस मे बी द पॉइंट टू विच आई मे बी रेफरिंग. In that case, the system would be the water filled in that bottle.
I simply mean to say system is that space, that matter or that volume whose thermodynamics I wish to study, whose thermodynamics I am concerned with, which is my context or the topic of the study. Whenever I say system, simultaneously I would be referring to surrounding. I may not using this word very frequently, but whenever we say system, simultaneously we develop the idea of surrounding. Surrounding means anything beside our system, anything outside our system, or all the things outside our system would be called surrounding. जैसे if this chalk is my system, in that case everything outside the chalk would be called surrounding. मैं सराउंडिंग हो गया, इस कमरे में सब कुछ सराउंडिंग हो गया. यदि यह चॉक सिस्टम है तो बाहर सब कुछ सराउंडिंग है. यदि इस कमरे में या आप जहां बैठे हो उस कमरे की हवा, यदि वह एक सिस्टम है तो उसके अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है. यदि बॉटल के अंदर भरा हुआ पानी, यदि वह एक सिस्टम है तो उस बॉटल के बाहर जो भी कुछ है वह सब कुछ सराउंडिंग है. हम कहते हैं system and surrounding may or may not be separated by well defined boundary. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री हो. द बाउंड्री मे बी देयर, द बाउंड्री मे नॉट बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस चौक की बात करता हूं, if the system is this chalk, in that case, truthfully speaking, we do not have a boundary separating system and surrounding. इस चौक का पूरी तरह से इंटरैक्शन सराउंडिंग के साथ में चल रहा है. सराउंडिंग की हवा, उसके मॉलिक्यूल्स इस चौक से टकरा रहे हैं. मेरे साथ भी यह चौक संपर्क में है, कांटेक्ट में है. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इस केस में कोई बाउंड्री है ही नहीं. हम कहते हैं इफ द एयर इन द रूम इज द सिस्टम, यदि आप जहां बैठे हैं उस कमरे की हवा सिस्टम है, इन दैट केस देयर इज बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, ऑल द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज, दे आर द बाउंड्री, बट they are not properly defined. देखिए दरवाजा खुला हुआ है. यदि दरवाजा खुला हुआ है इसका मतलब बाउंड्री तो है मगर वो डिफाइंड नहीं है. खिड़कियां खुली हो सकती है, बाउंड्री तो है मगर वो डिफाइंड नहीं है. और if water filled in the bottle, if that is the system, then there is boundary between system and surrounding. And that is properly defined and well defined. That water bottle is a boundary. That is separating system and surrounding. वो सिस्टम और सराउंडिंग को दूर रखे हुए इंटरेक्ट एकदम से डायरेक्टली नहीं करने दे रही है. The boundary is there and that is properly defined as well. मैं कहता हूं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. और कई बार बाउंड्री होगी भी तो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होगी, कई बार वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होगी. नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बाउंड्री वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री किस तरह की है, इस आधार पर 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं.
open system closed system and isolated system. Depending on the nature of boundary separating system and surrounding, we may have three types of system. The system may be open system, the system may be closed system, or the system may be isolated system. तीनों सिस्टम के बारे में बताता हूं. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बाउंड्री हो ही नहीं, और यदि बाउंड्री हो तो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं. ऐसी कंडीशन में द मास में ऑल्सो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट में ऑल्सो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज भी हो सकता है और हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है, क्योंकि बाउंड्री है ही नहीं. बाउंड्री नहीं होने की वजह से सराउंडिंग से मास अंदर भी आ सकता है और सिस्टम से मास बाहर भी जा सकता है. और वो जब मास एक्सचेंज होएगा उसके साथ साथ में हीट भी एक्सचेंज हो सकती है. ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम, खुला हुआ सिस्टम. ओपन सिस्टम में ना तो मास कांस्टेंट होता है और न ही हीट कांस्टेंट होती है. मास को m से डिनोट करा है, हीट को q से डिनोट करा है. हीट इज डिनोटेड बाय q. मैंने कहा मास भी वेरिएबल है. मास इज नॉट इक्वल टू अ कांस्टेंट, मींस मास में वेरी, मास में इंक्रीज, मास में डिक्रीज. हीट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मींस हीट में वेरी, हीट में इंक्रीज, हीट में डिक्रीज. ओपन सिस्टम में मास और हीट दोनों का आदान प्रदान, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है. या यह कहें कि कोई सा भी ऐसा सिस्टम जिसमें मास चेंज हो सकता हो, हीट चेंज हो सकती हो, ऐसे सिस्टम को हम हमेशा ओपन सिस्टम कहेंगे. The another type of system, I'm calling it closed system. Just imagine a system in which there is a boundary, boundary is properly defined, and no exchange of mass is possible between system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का कोई मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है. बट द बाउंड्री इज कंडक्टर. द बाउंड्री में कंडक्ट हीट. बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से हीट बाहर से अंदर भी जा सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है. हम कहते हैं ऐसे सिस्टम के लिए मास तो कांस्टेंट कहा जाएगा, मगर हीट कांस्टेंट नहीं होगी. ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे. Such a system would be termed as a closed system. In closed system, the mass remains constant, but the heat does not remain constant. We'll discuss few examples right now. उसके पहले हम isolated system के बारे में भी बता दें. Any system which have got boundary and that boundary is properly defined,
Not only the boundary is properly defined, but also that boundary is the insulator to heat, that does not conduct heat, that does not allow heat to pass through it, that does not allow any exchange of heat between system and surrounding. Such a system we call it isolated system. In isolated system, mass remains constant as well as heat remain constant. मास भी कांस्टेंट है और हीट भी कांस्टेंट है. न तो मास बढ़ सकता है न मास कम हो सकता है, न हीट बाहर जा सकती है न हीट अंदर आ सकती है. सच अ सिस्टम वी कॉल इट isolated system. We have got three types of system: open system, closed system and isolated system. और कौन सा सिस्टम कैसा होगा यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री किस तरह की है. अब इसी समय कोई भी एक पर्सन जरा माइक ले लो, मैं इसी समय कई तरह के सिस्टम बोलता हूं. आप इसी समय सोचकर मुझे बताओगे कि यह जो सिस्टम है वह ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है. प्लीज आंसर मी क्विकली. फटाफट आप सोचकर जवाब दीजिएगा. जैसे सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम डू यू थिंक इट? यह किस तरह का सिस्टम? इट इज डेफिनेटली अ क्लोज सिस्टम. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे. इट्स अ क्लोज सिस्टम. व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ क्लोज सिस्टम? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर से जब हम स्टीम्ड राइस प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो अंदर से जब वो स्टीमिंग उसका हो रहा होता है, अंदर से न तो कोई मांस बाहर जाता है न अंदर आता है. सीटी आने के पहले की बात कर रहा हूं. न तो कोई मांस अंदर जाता है ना बाहर आता है, और उसकी वॉल परफेक्टली कंडक्टर होती है. आप बाहर से हीट देते हो, अंदर हीट जाती है और उस हीट से राइस का स्टीमिंग प्रोसेस होता है. दैट इज डेफिनेटली अ क्लोज्ड सिस्टम. इफ आई टॉक अबाउट गैस फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए एक गैस फिल्ड होती है. यदि मैं उस रेफ्रिजरेटर के अंदर भरी हुई उस गैस की बात करूं, फ्रीऑन गैस जैसी होती है, वह फ्रीऑन गैस होती है, वह फ्रीऑन गैस कौन सा सिस्टम कहलाएगा? सॉरी टू से, आप दोबारा सोचिए. इट्स नॉट आइसोलेटेड सिस्टम. कौन सा सिस्टम है? डेफिनेटली आइसोलेटेड नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा. कौन सा होना चाहिए? इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम वंस अगेन. जरा सोचिए उस गैस का काम क्या है. रेफ्रिजरेटर के अंदर एक गैस सर्कुलेट करती है. उस गैस का काम है रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करना और उस हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटर के बाहर उसके पीछे जाके छोड़ देना. कभी रेफ्रिजरेटर के आसपास उसके एनवायरनमेंट को महसूस करो. रेफ्रिजरेटर को खोलोगे तो उसके अंदर आपको ठंडा लगेगा, मगर यदि आप रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ रखोगे तो आपको एनवायरनमेंट वहां पर गर्म महसूस होएगा. हो क्या रहा है? रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस सर्कुलेट कर रही है. वहां पर एक पाइप भी आपको पतले पतले दिखेंगे. एक गैस सर्कुलेट कर रही है. वह गैस रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और सर्कुलेट होते हुए वो रेफ्रिजरेटर के बाहर पीछे की तरफ जाती है और पीछे जाके हीट को रिजेक्ट कर देती है. एंड ड्यूरिंग दिस कंप्लीट फिनोमेना वो गैस वहीं की वहीं रहती है. वो गैस कभी भी लीक नहीं होती. यदि वो गैस लीक हो जाए तो रेफ्रिजरेटर ठंडा करना ही बंद कर देगा. द मास रिमेन्स कांस्टेंट while the heat get constantly exchanged. वो अंदर से ली जा रही है, बाहर रिजेक्ट की जा रही है. So definitely that is a closed system. Gas filled
फिल्ड इन एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर होते हैं, रूम में लगे हुए जो एसी होते हैं, इसके अंदर भरी हुई गैस, वह कौन सा सिस्टम? डेफिनेटली वंस अगेन दैट इज अ क्लोज सिस्टम। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और पिछला एग्जाम्पल यदि मैंने समझा दिया तो एग्जाम्पल बड़ा साधारण है। एसी के अंदर भरी हुई गैस और रेफ्रिजरेटर के अंदर भरी हुई गैस, दोनों का एक ही काम है। डिफरेंस सिंपल सा यह है कि रेफ्रिजरेटर एक छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से स्पेस में काम करता है, तो कुछ ज्यादा ही ठंडा कर देता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ला देता है। जबकि एयर कंडीशनर एक बड़े वॉल्यूम में, बड़े स्पेस में काम करता है, पूरे कमरे में काम करता है, तो उतना ठंडा नहीं कर पाता है, मगर काम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेफ्रिजरेटर में हो रहा है। एयर कंडीशनर में भी गैस सर्कुलेट कर रही है और वह गैस कमरे के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करती है और कमरे के बाहर हीट को जाके रिजेक्ट कर देती है। रेफ्रिजरेटर के एयर कंडीशनर का भी जो आउटर यूनिट देखेंगे, वहां पर आपको गर्मी महसूस होगी और कमरे के अंदर आपको ठंडक महसूस होगी। वंस अगेन वहां पर मास of that gas that is neither increasing nor decreasing, but heat is getting constantly exchanged. So that is definitely, that is once again a closed system. Desert cooler, desert cooler जानते हैं? डेजर्ट कूलर क्या होता है? ठंड में हम वो कूलर लगाते हैं, पानी जिसमें भरते हैं, बुर्र जोर से आवाज करते हुए चलता है, जो और एनवायरमेंट को ठंडा करता है। What type of system that is? डेजर्ट कूलर किस तरह का सिस्टम? समय क्यों लग रहा है आंसर देने में? It's an open system. वह एक ओपन सिस्टम है। Learn the principle of desert cooler. What the principle is? The principle of desert cooler is कूलिंग बाय इवापोरेशन। हम डेजर्ट कूलर के चारों तरफ बॉडी में वाटर सर्कुलेट करते हैं और एक फैन तेजी से घूमता रहता है। वो तेजी से घूमता हुआ फैन वाटर की फाइन ड्रॉपलेट्स को एनवायरनमेंट में फेंकता है, स्प्रिंकल करता है, एंड दोस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गेट्स इवापोरेटेड, एंड वी नो दैट इवापोरेशन cools down the environment. जब इस तरह से वो तेजी से वाटर की बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स को स्प्रिंकल करता है और वाटर की ड्रॉपलेट्स जैसे ही इवापोरेट होती है तो वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एनवायरनमेंट से जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। Once again heat is exchanged, not only the heat is exchanged, constantly the mass is also exchanged. हर 3 घंटे में हम उसके अंदर एक बाल्टी पानी डालते हैं, तो वहां पर हीट एक्सचेंज भी कांस्टेंटली हो रही है, मास एक्सचेंज भी कांस्टेंटली हो रहा है, मास भी वेरिएबल है, हीट भी वेरिएबल है। सच टाइप ऑफ सिस्टम वी कॉल इट अ ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हॉट टी फिल्ड इन थर्मस फ्लास्क, इसे आप कौन सा सिस्टम कहोगे? Hot tea filled in thermos flask. It's isolated system. That's perfect answer. भाई थर्मस फ्लास्क का तो काम ही यह है कि गर्म चाय को गर्म रखना। थर्मस फ्लास्क में जो फ्लास्क की वॉल है वो हमारी चाय को सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट कर देती है। ना तो चाय अंदर जा सकती है, ना बाहर आ सकती है, ना केवल मास का एक्सचेंज संभव है, हीट का भी एक्सचेंज संभव नहीं है। बाहर से हीट अंदर भी नहीं जा सकती, अंदर से हीट बाहर भी नहीं जा सकती। गर्म चाय उसके अंदर जिस टेम्परेचर पर उसी टेम्परेचर पर रहेगी। डेफिनेटली दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। हम कहते हैं जब भी हमें कोई सिस्टम दिया जाएगा, जब भी किसी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसी समय हम उस सिस्टम की स्टेट, उसकी कंडीशन को सोचेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग को सोचेंगे, उनके बीच में बाउंड्री को सोचेंगे, बाउंड्री के नेचर को सोचेंगे, और बाउंड्री के नेचर को समझने के बाद हम यह सबसे पहले समझेंगे कि वह सिस्टम ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम। यदि वह ओपन सिस्टम हुआ तो हम कहेंगे कि उसमें मास
और हीट दोनों एक्सचेंज हो रही। यदि वह ऐसे क्लोज सिस्टम हुआ तो हम कहेंगे कि उसमें मास तो कांस्टेंट रहेगा मगर हीट बढ़ और घट सकती है। और यदि आइसोलेटेड सिस्टम हुआ तो उसमें न तो मास एक्सचेंज होगा न हीट एक्सचेंज होगी। और अकॉर्डिंगली इस बात को कंक्लूड करने के बाद फिर आगे हम इक्वेशंस बनाएंगे और कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। पर सबसे पहले हमें यह जानना तो हमेशा जरूरी होता है कि जिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह सिस्टम कैसा सिस्टम है। नाउ सिस्टम और सराउंडिंग समझने के बाद, टाइप्स ऑफ सिस्टम समझने के बाद, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी विल बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग इज thermodynamic state variables. Thermodynamic state variables. देखिए, मैं सबसे पहले डेफिनेशन बोलता हूं, फिर उसे एलाबोरेट में समझाता हूं। द वेरिएबल्स दैट टेल्स अस द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम आर टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। The variables which tells us the thermodynamic state of system